हेलो। अब हम देखते हैं सेक्शन 16.4 फ्रॉम प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्जियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो अभी तक हमने कई सारे टर्म्स डिफाइन किए लाइक रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, इवेंट, सैंपल स्पेस, राइट। एंड हमने बात की अबाउट अकरेंस ऑफ इवेंट कि हम कब कहते हैं कि इवेंट हैज अकर्ड। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरीज जो होती है बेसिकली उनका पर्पस ये होता है, वो अटेम्प्ट करती है कि चांसेस ऑफ अकरेंस को वो क्वांटिफाई कर सके। ठीक है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी अटेम्प्ट्स टू क्वांटिफाई, दैट इज कुछ क्वांटिटी से हम बता सके कि इतना चांस है उसका अकर करने का। टू क्वांटिफाई द चांसेस ऑफ अकरेंस, द चांसेस ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट्स। ओके, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का मेन एम है। अब हम अभी तक हमने इन आवर अर्लियर क्लासेस कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी थ्योरीज देखी है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया। हमने क्लासिकल थ्योरी देखी थी, देन हमने स्टैटिस्टिकल अप्रोच देखा था, राइट। बट उनमें कुछ लिमिटेशंस थे, बिकॉज ऑफ विच अब हम एक्जियोमेटिक अप्रोच देखेंगे। ठीक है। एक्जियोमेटिक अप्रोच बेसिकली जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है, इट इज बेस्ड ऑन सम एक्सियम्स। ठीक है। देयर आर सम एक्सियम्स जो कि हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो लेट अस लुक एट द एक्जियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सो लेट अस से हमारे पास एक सैंपल स्पेस S है। लेट S बी द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है एंड हमारे पास उसका सैंपल स्पेस है S। ओके। द प्रोबेबिलिटी, अब हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी P, प्रोबेबिलिटी को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। is a real valued function, रियल वैल्यूड फंक्शन। जो प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ एक फंक्शन की तरह डिफाइन कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन विच इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब कि इसके जो इसका जो रेंज होगा वो रियल वैल्यूज होगा। ठीक है। इट विल टेक अप रियल वैल्यूज एंड डोमेन जो होगा whose domain is the पार सेट ऑफ S। पार सेट ऑफ एस, हमें हमें सेट थ्योरी में हमने सीखा था पार सेट किसी भी सेट का लिखने का, राइट। पार सेट में जितने भी सबसेट्स है हम उन सबका एक उन उन सबका एक सेट बनाते हैं। इट्स बेसिकली अ सेट ऑफ सबसेट्स। ठीक है। तो वो उसका डोमेन बनता है। एंड जो रेंज है, एंड रेंज इज द इंटरवल 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। तो इसका डोमेन पार सेट ऑफ एस है एंड रेंज ये इंटरवल है 0 to 1। एंड वो मेनली तीन एक्सियम सेटिस्फाई करता है। ठीक है। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सियम्स। तो ये जो फंक्शन है जिसे हमने प्रोबेबिलिटी का नाम दिया है, ये फंक्शन तीन एक्सियम सेटिस्फाई करता है। ठीक है। ये तीन एक्सियम्स क्या है? सबसे पहले एक्सियम ये है दैट फॉर एनी इवेंट ई, इवेंट मतलब कि एक सबसेट ऑफ एस, राइट। सो फॉर एनी इवेंट ई, हम जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट इज इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी उस इवेंट ई के लिए, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके। सेकेंड चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस, मतलब अगर हम सैंपल स्पेस के लिए इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। एंड थर्डली, कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है। दैट इज इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन इनके जो यूनियन का प्रोबेबिलिटी है दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज। तो हम कह सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। तो इससे कुछ कंक्लूजन्स देखते हैं जो हम डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम थर्ड हमने प्रॉपर्टी लिखी, एक्सियम लिखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ई एंड एफ, हमने ये लिखा कि probability of E union F should be equal to probability of E plus probability of F।
इससे हम सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इससे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज प्रूव कर सकते हैं। लेट अस से कि अगर हम एफ को नल सेट ले लें, ठीक है, तो हमें पता है कि नल सेट के साथ अगर हम किसी भी दूसरे सेट का यूनियन ले तो हमें वो सेट खुद ही मिल जाएगा, राइट। तो ई यूनियन एफ जो है वो सिंपली ई यूनियन नल सेट हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू ई, राइट। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एंड यहाँ से दिस शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ यहाँ पर नल सेट है, तो हम देख सकते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट यहाँ से 0 मिल रहा है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैंसिल हो जाएगा। सो ये हम एक इम्पॉर्टेंट चीज प्रूव कर सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट जो है वो 0 है, ओके। एंड हाँ, ऑब्वियसली हम ये चीज तभी अप्लाई कर पा रहे हैं बिकॉज अगर हम नल सेट और कोई भी इवेंट ई देखें तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, राइट, उनमें ऑब्वियसली कोई इंटरसेक्शन हो नहीं सकता, ओके। सो दैट इज व्हाई हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे थे यहाँ पे, ओके। सो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट जो है वो 0 मिल रहा है, ओके। सो अब हम इसे एक और वे में रिप्रेजेंट करते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच को। सो लेट अस से हमारा जो सैंपल स्पेस है उसमें आउटकम्स ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। सो लेट S be a sample space containing outcomes, that is एक्सपेरिमेंट के जो जो आउटकम्स पॉसिबल है वो है ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड सो ऑन टिल ओमेगा n, दैट इज उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो सैंपल स्पेस है वो है ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड सो ऑन टिल ओमेगा n, इस तरीके से हमने सैंपल स्पेस डिफाइन किया है। तो हम एक्सियोमेटिक अप्रोच से ये कह सकते हैं इट फॉलोज फ्रॉम the axiomatic approach or the axiomatic definition of probability। axiomatic approach में हमने फर्स्ट जो चीज देखी थी वो ये थी कि probability of any event e should be greater than or equal to 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोई भी अगर एक इवेंट ई जो हो सकता है वो सिंपली एक आउटकम हो सकता है, राइट, ओमेगा आई, एक एलिमेंट्री इवेंट अगर हम ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट शुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू 1 बिकॉज हमने रेंज भी 0 से 1 डिफाइन की थी फॉर ईच ओमेगा आई दैट बिलोंग्स टू एस, ये चीज हम कह सकते हैं। सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सम ले इन सारे प्रोबेबिलिटीज का ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n, दिस शुड बी इक्वल टू 1 बिकॉज ये सम जो है ये सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। ये हम इस तरीके से देख सकते हैं कि बेसिकली अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 सेट यूनियन ओमेगा 2 यूनियन ओमेगा 3 एंड सो ऑन टिल यूनियन ओमेगा n अगर ले, तो ये बेसिकली यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, राइट, ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जो यूनियन है वो सिंपली सम हो जाता है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस सो ऑन टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n, ये इसी तरीके को बेसिकली हम लोग ओमेगा 1 जो इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, इसी में हमने ये कर्ली ब्रैकेट को एलिमिनेट कर दिया है जस्ट फॉर ईज ऑफ राइटिंग, ठीक है। एंड ये अगर हम देखें ओमेगा 1 यूनियन ओमेगा 2 टिल यूनियन ओमेगा n, ये सिंपली सैंपल स्पेस के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस एंड ये हमें पता है कि ये 1 होना चाहिए फ्रॉम द एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, इसीलिए हमने ये लिख दिया कि probability of omega 1 plus omega 2 का probability and so on till omega n का probability that should be equal to 1। एंड जो थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी इवेंट ए है, so probability of event A will be equal to the sum of probabilities of जो भी omega I उस event A में present है, ठीक है, for all omega I present in the event A, ठीक है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ऑब्वियसली हमें काफी बेटर समझ आएगा। सो लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल। लेट अस से हम हमारा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन। सो हमारे पास एक सिंगल कॉइन है जिसे हम टॉस कर रहे हैं
तो हमारे यहाँ पे सैम्पल स्पेस जो है वो या तो हेड्स आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस में दो एलिमेंट्स है, ठीक है। सो लेट अस से हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है एंड टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। तो हम देख सकते हैं कि क्या हम चेक करेंगे कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। तो हम सबसे पहली कंडीशन ये थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ओमेगा आई दैट इज इन द सैंपल स्पेस शुड लाई बिटवीन 0 and 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों इक्वल ही है एंड हम देख सकते हैं ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ले सारे एलिमेंट्स की सैंपल स्पेस में तो वो 1 होना चाहिए। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल देखें दैट इज हाफ प्लस हाफ दिस इज इक्वल टू 1। सो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। एंड अगर हम थर्ड कंडीशन देखें कि अगर हम कोई भी इवेंट ए डिफाइन करें तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी बेसिकली द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो कि उस इवेंट ए में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर तो सिंस दो ही एलिमेंट्स है तो हम कोई भी इवेंट ए ले सकते हैं। लेट अस से हम इवेंट ए कोई भी रैंडम इवेंट ले ले जिसमें यू गेट एन यू गेट अ हेड। तो इवेंट ए सिंपली हेड बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके अब यहाँ पर हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी हाफ असाइन किया था, वो नेसेसरी नहीं है। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 1/4 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 3/4 है, तो भी ये दोनों 0 से 1 में लाई कर रहे हैं, तो भी इन दोनों का सम जो है वो 1 है, राइट। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट हम इस तरीके से असाइन कर सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एच जो है वो p है and probability of t 1 minus p है where p is any real number between 0 and 1। इस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं p जो है वो भी 0 से 1 में लाई करेगा, 1 माइनस p भी 0 से 1 में लाई करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एंड इन दोनों का सम जो है वो 1 है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देर आर मेनी वेज रादर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज टू असाइन प्रोबेबिलिटीज टू आउटकम्स, ठीक है। तो हेंस देर आर infinite number of ways to assign probabilities to outcomes of an experiment। ओके अब यहाँ पर p की तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है तो हम उनमें से कोई भी असाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट था प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी दिस विद एन एग्जांपल। सो लेट अस से कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस S है जहां पर हमने 3 पेन्स को एग्जामिन किया है, ठीक है। एंड हमने उन पेन को एज गुड और बैड क्लासिफाई किया है, ठीक है। अब 3 पेन्स है तो हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज है। ये तो या तो तीनों पेन्स गुड है, ठीक है, या फिर दो गुड है एक बैड है। तो कुड बी गुड गुड बैड गुड और बैड गुड गुड, ठीक है। या फिर पॉसिबिलिटी है कि दो बैड है एक गुड है। सो बैड बैड गुड बैड और गुड बैड बैड। एंड ये पॉसिबिलिटी है कि तीनों बैड है। ओके सो बैड बैड बैड, ये 8 पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। दिस इज दी सैंपल स्पेस, ठीक है। तो B इज अ बैड पेन एंड G इज अ गुड पेन। ओके तो अब हम लेटेस्ट से कि सब सारे के लिए एक एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हैं। लेटेस्ट से कि सारे आउटकम्स जो है उनका इक्वल प्रोबेबिलिटी है, दैट इज सबका 1/8 प्रोबेबिलिटी है, राइट। 8 आउटकम्स है, सबका सम 1 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर इक्वल प्रोबेबिलिटीज होगा तो 1/8 होगा। सो लेट अस असाइन प्रोबेबिलिटी टू एवरी सैंपल पॉइंट। ओके सैंपल पॉइंट है एंड यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी है। सो लेट अस से जी की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, जी की 1/8, ओके जी 1/8, जी 1/8, जी 1/8, BGB 1/8, GBB 1/8 and BBB 1/8।
सबकी प्रोबेबिलिटीज 1/8 है। ठीक है, अब लेट अस से हमारे पास एक इवेंट ए है, दैट इज एग्जैक्टली 8 डिफेक्टिव पेन है, देयर इज एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव पेन। इन तीनों में से सिर्फ एक डिफेक्टिव है या बैड है, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव पेन। ओके, सो अगर हम इवेंट ए देखें, मतलब कि सिर्फ एक बी होना चाहिए एंड बाकी दोनों जी होने चाहिए। तो इट कुड बी जी जी बी, गुड गुड बैड, गुड बैड गुड, और बैड गुड गुड। ये तीन पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करें तो हमारे वो रूल के हिसाब से इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ओमेगा आई का सम वेयर फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बी जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जी जी। सो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 विच विल बी इक्वल टू 3/8। इस तरीके से हम इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली हम एक और इवेंट कंसिडर करते हैं। लेट अस से हम एक इवेंट बी कंसिडर करते हैं दैट देयर आर एटलीस्ट टू डिफेक्टिव पेन्स। ठीक है, मतलब मिनिमम 2 डिफेक्टिव पेन्स होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बी में क्या कहेंगे, पहले तो दो डिफेक्टिव पेन्स वाले, दैट इज बी बी जी, बी जी बी और जी बी बी, एंड फिर 3 डिफेक्टिव पेन्स वाले भी आ जाएंगे, बी बी बी। ओके, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले तो इन सबके प्रोबेबिलिटीज का सम आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बी बी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी बी। सबकी प्रोबेबिलिटीज 1/8 है, सो दिस इज 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, सो दैट इज बेसिकली 4/8, या फिर हम उसे हाफ लिख सकते हैं। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज हाफ। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटीज कंसिडर कर सकते हैं। अब ये वाले एग्जाम्पल में तो सारे जितने भी सैम्पल पॉइंट्स थे सबके इक्वल प्रोबेबिलिटीज थे, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। लेट अस से फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है हमारा सैम्पल स्पेस जो है वो हेड्स हेड्स, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स एंड टेल्स टेल्स है, राइट। अब जरूरी नहीं है कि सारे आउटकम्स इक्वली प्रोबेबल हो। लेट अस से कि हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि हेड्स हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स टेल्स इज 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स हेड्स इज 2/7 and probability of tails is 9/28। ओके, तो अगर हम देखें तो ये सारी probabilities 0 से 1 के बीच में तो लाई कर ही रही है। एंड अगर हम sum of all these probabilities देखें, probability of HH plus probability of H tail plus probability of tail H plus probability of tail tail, तो ये हो जाएगा 1/4 plus 1/7 plus 2/7 plus 9/28। अगर LCM ले तो 28 आ जाएगा। So this will be 7 plus, this is 3, right? So 3 into 4 12 हो जाएगा plus 9, तो ये हमें मिल जाएगा 28, right? तो 28/28 that is 1। So हम देख सकते हैं कि हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। So this is an appropriate definition of probability। अब हम यहाँ पर अलग अलग इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। So let us say हम एक इवेंट E डिफाइन कर रहे हैं कि both tosses, that is हम 2 बार कॉइन टॉस करते हैं, राइट। तो both tosses yield the same result। ओके, सो ऐसे सिनारियो में मतलब कि कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल है कि या तो दोनों में हेड्स आ जाए या फिर दोनों में टेल्स आ जाए, दोनों में सेम आउटकम आना चाहिए बस। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैलकुलेट करें तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा एच एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल। तो दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल इज 9/28। एलसीएम लेंगे तो ये 28 हो जाएगा। 7 plus 9, that is 16/28। 16/28 is simply 4/7। ओके, इस तरीके से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स।
सो जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था जहाँ पर हमारे सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली थे या सारे जो सैम्पल पॉइंट्स थे वो इक्वल प्रोबेबिलिटी वाले थे, उसको हम थोड़ा एक सिंप्लीफाइड वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसे हमने जनरल जैसे इवेंट्स के लिए नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे तो कर ही सकते हैं, बट वी कैन हैव अ सिंपलर फॉर्मूला टू फाइंड देयर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो लेट अस से कि हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है। लेट अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड उसका हमारे पास सैम्पल स्पेस है S, एंड S के अंदर काफ़ी सैम्पल पॉइंट्स है ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 एंड सो ऑन टिल ओमेगा n लेटर से। ओके, अब लेटर से कि सारे आउटकम्स जो है वो इक्वली लाइकली टू अकर है। ठीक है, दैट इज चांस ऑफ अकरेंस सबका सेम है। सो लेट ऑल आउटकम्स बी इक्वली likely to occur. Okay, so chance of occurrence सबका सेम है, that is probability of omega I basically सबके लिए सेम होना चाहिए for all omega I belong to S, and ये P obviously by rules of probability should be between 0 and 1, हर एक की probability 0 and 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम probability of sample space देखें तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 यूनियन ओमेगा 2 यूनियन ओमेगा 3। तो बेसिकली सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज हो जाएगा ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी आई इक्वल टू 1 to n, राइट, सारे प्रोबेबिलिटीज का सम। अब सब का ये बेसिकली हो जाएगा आई इक्वल टू 1 to n, सबकी प्रोबेबिलिटीज p है, right? तो ये सिंपली हो जाएगा p इंटू n, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस जो है वो 1 होता है, therefore हमें p मिल जाएगा 1/n। तो अगर सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली है तो सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/n हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट लेट S बी अ सैम्पल स्पेस एंड E बी एन इवेंट। ठीक है, E एक इवेंट है सच दैट n of s मतलब कि number of events, number of elements in the sample space S is equal to n. Okay, and number of elements in the event E, in the set E, is equal to m. ठीक है, and if each outcome is equally likely, then हम कह सकते हैं probability of E simply हो जाएगा m/n, that is number of outcomes favorable to E by total number of outcomes। ये जो हम लोग क्लासिकल अप्रोच में करते थे वो चीज़ हमें मिल रही है एक काफ़ी स्पेसिफिक कंडीशन में कि सारे प्रोबेबिलिटीज सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली है। ओके, तो ये हमें कैसे मिल रहा है, हमें पता है कि इस सिनारियो में अगर सब इक्वली लाइकली है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी ओमेगा आई जो है वो 1/n होगा, राइट। एंड अगर E में m एलिमेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E सिंपली हो जाएगा 1/n प्लस 1/n and so on 1/n m times, right, because m एलिमेंट्स है तो m एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटीज ऐड होगी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/n है, तो ये m/n हो जाएगी जो कि हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स के केस में हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम सिंपली नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली यूजिंग हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी, सो हमने ये इवेंट ए और बी डिफाइन किया था एज द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, राइट। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी अब फाइंड करनी है, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस से हमारा एग्जाम्पल है टॉसिंग 3 कॉइन्स। ठीक है, टॉसिंग 3 कॉइन्स एंड इसमें एक इवेंट ए है कि एग्जैक्टली वन टेल आ रहा है, एग्जैक्टली वन टेल। तो इस इवेंट में आ जाएंगे हेड हेड टेल,
हेड और टेल हेड वाला केस। एंड लेट अस से एक इवेंट बी है दैट एग्जैक्टली टू हेड्स, सॉरी लेट अस से इवेंट, या हम इवेंट बी को डिफाइन ही कर देते हैं डायरेक्टली सेट से। ये तीन पॉसिबिलिटीज है, हेड टेल हेड और हेड। ठीक है, तो अगर हम ए यूनियन बी इन दोनों सेट्स का यूनियन ले तो हमारे पास आ जाएगा हेड टेल हेड एंड एच। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे कि एटलीस्ट टू हेड्स वाला केस। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी देखें तो वो हो जाएगा इन चारों के प्रोबेबिलिटीज, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। एंड लेट अस से अगर सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली है तो इन सबका प्रोबेबिलिटी 1/8 होगा, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 दैट विल बी इक्वल टू 4/8 विच इज हाफ। ओके, अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर चेक करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो जाएगा इन तीनों के प्रोबेबिलिटीज का सम, एंड सिंस इक्वली लाइकली केस हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3/8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा इन तीनों के प्रोबेबिलिटीज का सम, अगेन इक्वली लाइकली है तो ये हो जाएगा 3/8। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर करें दैट विल बी 6/8, और या फिर हम कह सकते हैं ये है 3/4 विच इज नॉट इक्वल टू हाफ। ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अगर हम probability of the event A और B देखें तो it is not the probability of A plus probability of B, यहाँ पर कुछ एक और टर्म भी आना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सा टर्म आना चाहिए वो समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर हम A एंड B देखें तो इनमें एक कॉमन टर्म भी प्रेजेंट है। जैसे अगर इनफैक्ट दो कॉमन टर्म्स प्रेजेंट है, THH यहाँ पर भी है, THH यहाँ पर भी है, HTH यहाँ पर भी, HTH यहाँ पर भी है। So these two are terms which are common to both set A and set B. इसीलिए जब हम इनके यूनियन में ले रहे हैं तो यूनियन में ये दोनों टर्म सिर्फ एक बार आ रहे हैं, एक बार THH आ रहा है एंड एक बार HTH आ रहा है। बट जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कर रहे हैं तब हम HTH को यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली हम THH की प्रोबेबिलिटी A में भी ऐड कर रहे हैं और B के कैलकुलेशन के वक्त भी ऐड कर रहे हैं। राइट, इसकी वजह से यहाँ पर जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कर रहे हैं तो हमें वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है कंपेयर टू A यूनियन B। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि हमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, दैट इज जो टर्म्स कॉमन है सेट ए एंड बी में उसकी प्रोबेबिलिटी हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी minus the sum of probability of such events that belong to both A and B, or we could say that belong to A intersection B, उनकी probabilities हमें subtract करनी पड़ेगी। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ओके, इससे हमें probability of A union B मिलेगा। ओके, सो या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है कि ए और बी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। राइट, इंटरसेक्शन इज ए एंड बी। अब इन जनरल अगर हम कोई भी लेट अस से ए एंड बी इवेंट्स देखें, लेट अस से ए एंड बी आर इवेंट्स associated with a sample space or associated with a random experiment। ओके, तो हम उसमें इस तरीके से लिख सकते हैं विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो फॉर दैट हम लिख सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जैसे हमने डेफिनेशन लिखा था एक्सियोमेटिक अप्रोच से, दिस विल बी समेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ओमेगा आई, राइट, फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी। राइट, हमने ऐसे ही डिफाइन किया था प्रोबेबिलिटी को। ओके,
अब ए यूनियन बी जो सेट होता है दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी, सेट ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। ये हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम आई थिंक वेन डायग्राम से देखेंगे तो बेटर समझ आएगा। लेट अस से ये हमारा सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस इस केस में यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर सेट ए है एंड सेट बी है। तो अगर हम सबसे पहले ए माइनस बी देखें, दैट इज जो पार्ट ए में है बट बी में नहीं है, तो दिस पार्ट इज ए माइनस बी। ओके, फिर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट देखें, दैट विल बी दिस पार्ट, दैट इज जो दोनों में कॉमन है, सो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। एंड अगर हम बी माइनस ए देखें, दैट इज जो पार्ट बी में है बट ए में नहीं, तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों का अगर हम यूनियन ले ले तो हमें मिल रहा है ए यूनियन बी, ये पूरा रीजन, राइट, ये पूरा रीजन। तो ए यूनियन बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड हम साथ साथ में ये भी देख सकते हैं कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए तीनों डिसजॉइंट है, राइट, तीनों में कोई भी ओवरलैपिंग पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑल्सो तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट। तो देयरफॉर हम प्रोबेबिलिटी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स के यूनियन का प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो दैट इज सिंपली द एडिशन ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, राइट। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल ओमेगा आई सच दैट ओमेगा आई बिलोंग्स टू ए माइनस बी। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी को लिख सकते हैं। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा समेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, राइट। एंड ये हो जाएगा summation of probabilities of omega I for all omega I belonging to B minus A, राइट। इस तरीके से हम probability of A union B लिख सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि इन दोनों को मतलब सिर्फ ये लास्ट दो टर्म्स को कंसिडर करें तो यहाँ पर इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड हो रही है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, राइट। हम उस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा summation of probability of omega I for all omega I belonging to A minus B, ये तो है ही as it is, and लास्ट दो टर्म को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं summation of probabilities of all omega I, ठीक है, for all omega I belonging to B minus A union A intersection B। इन दोनों का यूनियन था इसीलिए इनकी प्रोबेबिलिटीज ऐड हो रही है, राइट। इस तरीके से हमने लिख दिया। ओके, अब अगर हम इस टर्म को देखें, लेट अस से यहाँ पर लेट अस से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई का समेशन फॉर ओमेगा आई बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी इस टर्म को ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंगिंग टू ए माइनस बी, ये तो एज इट इज है ही। यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक स्पेशल टर्म summation of probability of omega I for all omega I belonging to A intersection B, इसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट जो है ये एज इट इज है ही summation of probability of omega I for all omega I belonging to B minus A union A intersection B, ओके। एंड ये जो टर्म हमने ऐड किया था इसे ऑब्वियसली वापस सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा probability of omega I का summation for all omega I belonging to ए इंटरसेक्शन बी, इसे हमने वापस सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ओके, अब अगर हम सिर्फ ये पार्ट देखें दैट इज दिस एंड दिस, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज ऐड हो रही है, दैट मीन्स ये इन दोनों का यूनियन होगा, राइट। ओमेगा आई बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंगिंग टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एंड ये टर्म तो था ही समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंगिंग टू बी माइनस ए
यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, एंड ये टर्म जो हमारे पास है माइनस द समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब अगर हम ए माइनस बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन बी देखें, वेन डायग्राम से समझते हैं। लेटर से ये सैंपल स्पेस है, ए है, यहाँ पर बी है। ए माइनस बी कौन सा रीजन है? दिस रीजन, ए बट नॉट बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी ये रीजन है। तो हम देख सकते हैं कि ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है ए के। ओके, सिमिलरली हम देख सकते हैं बी माइनस ए का यूनियन ले अगर ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो हमें बी मिल जाएगा। ओके, तो हमें जो मिल रहा है वो हो जाएगा समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ओमेगा आई फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंगिंग टू ए। फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा। सेकेंड टर्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंगिंग टू बी। ओके, बिकॉज इन दोनों का यूनियन था तो, एंड माइनस वो ए इंटरसेक्शन बी वाला टर्म, this is summation of probability of omega I for all omega I belonging to A intersection B. Okay, so हमें hence मिल रहा है, ये हो गया probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Right, hence हमने प्रूव कर दिया that probability of A union B को हम लिख सकते हैं probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. तो पहले हमने यही चीज को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से लिखा था इंट्यूटिवली, अभी हमने इस चीज को प्रूव कर दिया फॉर्मली। ओके, ये हम इस तरीके से इसे शो कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली एक और तरीका भी है इसे शो करने का। इसे शो करने के लिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम A यूनियन B को लिख सकते हैं एज A यूनियन B माइनस A। ओके, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं। लेट अस से ये सैंपल स्पेस है, दिस इज A, ये B है। तो अगर हम A सेट देखें तो वो ये हो जाएगा, और सेट B माइनस A वो हो जाएगा ये रीजन। तो इन दोनों का यूनियन जो है वो A यूनियन B है, राइट। अब हम देख सकते हैं कि A और B माइनस A दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट, वेयर A एंड B माइनस A दोनों में कोई भी ओवरलैपिंग रीजन नहीं है। तो A एंड B माइनस A आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो है सिंपली इन दोनों के प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A। ठीक है, सिमिलर वे में हम यहाँ पर B को लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A। ठीक है, ये हमने पहले भी जैसे लिखा था। अगर वेन डायग्राम से वापस देखें, ये सेट A है, सेट B है, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा ये रीजन, कॉमन रीजन, एंड B माइनस A हो जाएगा ये रीजन, राइट। तो हम देख सकते हैं कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वेयर A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगेन हम लोग इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी को इनके सम ऑफ प्रोबेबिलिटी से शो कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A। ओके, तो इस इक्वेशन को प्रोबेबिलिटी A यूनियन B, ये इक्वेशन जो मिली है इसे हम इक्वेशन लेटर से 1 कह देते हैं एंड इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। सो हम अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A का टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो हमें मिल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B को इधर ले आए तो अगेन हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। तो इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब ऑब्वियसली अगर प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जीरो कब होगा? जब A इंटरसेक्शन B
नल सेट बन जाए, राइट, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट इज 0, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था, राइट। सो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नल, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी नल मतलब क्या, कि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तब इनका इंटरसेक्शन 0 होगा, राइट। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट हो जाएगा, जो कि 0 होता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0। तो इस केस में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को सिंपली सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। यही हमारा थर्ड एक्सियम था, राइट। थर्ड एक्सियम जो हमने एक्सियोमेटिक अप्रोच में लिखा था, राइट, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जो यूनियन का प्रोबेबिलिटी है वो सिंपली सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो जाता है। तो ये हमने वहां से प्रूव भी कर दिया। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। ओके, सो नॉट ए हमने डिफाइन किया था एज ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो लेट अस से कि हमारे पास एक डेक है 10 कार्ड्स का, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस जो है, हर एक कार्ड पे एक एक नंबर लिखा है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। एंड इसमें से इवेंट ए है 2 4 6 8 की, कार्ड पर 2 4 6 या 8 आ जाए, ठीक है। तो लेट अस से कि सारे आउटकम्स जो है वो इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो सिंस 10 आउटकम्स पॉसिबल है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाएगी, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई इज इक्वल टू 1/10 फॉर ऑल ओमेगा आई बिलोंगिंग टू द सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो अब हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। सबकी प्रोबेबिलिटीज 1/10 है, सो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, ये हो जाएगा 4/10, दैट इज 2/5, ओके। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब लेट अस से हमें इवेंट नॉट ए चाहिए, नॉट ए यानी कि वो सारे आउटकम्स जो कि सैंपल स्पेस में तो प्रेजेंट है बट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो 1 3 4 तो इसमें आ गया, 5 6 इसमें आ गया, 7 8 इसमें आ गया, 9 एंड 10, ये इवेंट नॉट ए हो जाएगा। इसे हम ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट ए बार इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार देखें तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, ओके। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है, सो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 6/10, दैट इज 3/5। तो हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हमें मिल रहा है 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें मिला था 2/5। सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार को देख सकते हैं, दिस इज सिंपली 1 माइनस 2/5, दैट इज 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो हम ये एग्जाम्पल से ये चीज शो कर सकते हैं तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बट ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल से शो किया है, हम इसे फॉर्मली प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर्मली प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ए एंड ए बार जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिकॉज जो भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली ए बार में प्रेजेंट नहीं है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बार, राइट। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए बार जो है दैट इज नल, ओके। एंड ऑल्सो ये एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है। एंड दे आर एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव क्यों है, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स ए में नहीं प्रेजेंट थे वो सबके सब ए बार में प्रेजेंट है। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो हमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा, राइट। सो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए बार इज नल एंड ए यूनियन ए बार इज द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार लिखे तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के इक्वल होगा, राइट। ए यूनियन ए बार ही सैंपल स्पेस है एंड ये हमें एक्सियोमेटिक अप्रोच से पता है कि ये 1 होती है, राइट। अब सिंस
इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार इज 1। एंड अभी हमने यूनियन के प्रॉपर्टी से लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट, एंड ये चीज जीरो हो जाएगा बिकॉज ए इंटरसेक्शन ए बार जो है वो नल है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। दिस टर्म इज जीरो। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हमें अगर चाहिए हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए चाहिए तो हम सिंपली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, तो सिंपलेस्ट केस रहता है अगर हमें किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी चाहिए दैट इज सिंपली 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सेट।